दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया कि क्यों इंडिया में बैन हो चुकी है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं बैन ही बोल सकते हैं, एक तरह से बैन हो चुकी है यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग। आप ईटीएफ के थ्रू भी नहीं खरीद सकते, और कुछ फंड्स हैं जो जस्ट अभी कुछ टाइम के लिए ओपन है, जिसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूँ। बस आप उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या रीज़न है उसके पीछे का, कब ये बैन हटेगा, उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। कुछ इंटरेस्टिंग फंड, इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपको दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या नैस्डैक ही सब कुछ है? क्या नैस्डैक जैसे रिटर्न्स इंडियन मार्केट के अंदर नहीं बन सकते हैं? ऑब्वियस है, बनेंगे। नैस्डैक की जो भी कंपनीज है, कुछ कंपनीज है जो अच्छा कर रही है, तो इंडियन कंपनीज भी अच्छा कर रही है। इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ कंपनी के स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम बने हुए हैं। पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट है, इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट है, अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो एक दो साल में अगर कुछ क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आते हैं या कुछ साल अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो वो स्टॉक 800% या 10 गुना भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसी इन्वेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है कि अगर मुझको एक बास्केट खरीदनी है जो अच्छी ग्रो करे, जैसे नैस्डैक है, तो हम क्या कर सकते हैं? नैस्डैक जैसे रिटर्न्स मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर या फिर नहीं? क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, नैस्डैक अवेलेबल है नहीं, ईटीएफ मिल नहीं रहा है, और यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर भी कैप लग चुका है $1 बिलियन के आसपास का पर एमसी। क्या कर सकते हैं उसको लेकर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नैस्डैक को बीट इंडियन कंपनीज या इंडियन कोई इंडेक्स नहीं कर सकता है। कर सकता है, इजीली कर सकता है। और वो क्या है? वो स्मॉल कैप्स है, स्मॉल कैप्स। अब यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने पड़ेंगे, टाइमली आपको स्टॉक में स्विच करना पड़ेगा, टाइमली आपको एलोकेशन ब्रेकआउट पर लेना होगा, रिवर्सल चेक करने होंगे, ये सब चीज़ें करनी है, तब जाके आपके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है जिसमें आपका फंड मैनेजर एक्टिवली आपके लिए काम करे, तो फिर उसके लिए फंड्स होते हैं। अब वो कैसे चूज करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? देखो, स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हो गए, स्टॉक खरीद रखे हो गए आपने, और कई सालों से वो स्टॉक नहीं चल रहे हो गए। कुछ लोग हैं जो फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। फंड्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, जब ये भाग रहे थे मैंने आपको कहा कि ये गिरेंगे और कई साल तक नहीं चलेंगे, और उस समय अपन डिस्कस करेंगे। वो समय अभी चल रहा है, तो डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। अब प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन आ सकता है नैस्डैक भी तो वॉलेटाइल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। नैस्डैक के अंदर क्या होता है, जब गिरावट आती है तो एक गिरावट आती है, अच्छी खासी चलती है कुछ टाइम तक के लिए, उसके बाद में कंसिस्टेंट तेजी आती है। यहाँ पे हर कुछ छोटे छोटे टाइम के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें आती है, और उसके बाद में शार्प रिकवरी आती है। या कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, कुछ फेजेस में रिटर्न्स नहीं बनेंगे, और रिकवरी भी काफ़ी स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है उसको भी लेकर आगे चल के चर्चा करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 है या 100 है, उसका चार्ट है, जो अपन स्टार्टिंग में वीडियोस में देखते हैं डेली बेसिस पे कि स्मॉल एंड मिड कैप ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसका चार्ट है लॉन्ग टर्म का। अब ये चार्ट काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा। निफ्टी का चार्ट सबने देख रखा है, स्मॉल कैप फंड्स का चार्ट सबने देख रखा है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2008 का जो टॉप था, उसके बाद में स्टॉक गिरे, चले गिरे, उस टॉप को पार किया, और अगले करेक्शन में, क्रैश में 2020 में वापस से उस टॉप के नीचे आ गए। कितनी बड़ी बात है। 2008 का जो टॉप था, 2020 के क्रैश में उसके भी नीचे चला गया था। हम बोल सकते हैं टॉप था 6000 का, और इतने सालों में 8 से लेकर 20, 12 सालों में नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को काफ़ी गजब का, जब कोविड आ गया था। ठीक है, उसके बाद में शार्प तेजी बनी, उसके बाद में शार्प तेजी बनी, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वापस से जो कोविड का टॉप है वो आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, कोई सरप्राइज या कोई शॉक होने वाली बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप में ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि स्मॉल कैप के फंड्स हैं उनकी टॉप होल्डिंग्स में, मतलब अगर मैं म्यूचुअल फंड देखने जाऊँ उनका, तो स्मॉल कैप होते हैं 50%,
मिड कैप होते हैं 30% और लार्ज कैप होते हैं 20%। ऐसा क्यों? एलोकेशन नहीं देखते हैं, वो बस रिटर्न्स देखते हैं कि ज़्यादा रिटर्न्स कौन दे रहा है, मैं उस फंड में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब पोर्टफोलियो गिरने पे आएगा तो 10-10 साल पोर्टफोलियो नहीं चले या 5 साल नहीं चले, ये स्टॉक नीचे रहे, आपका फंड नीचे रहे, 20-20 30% ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छा फंड लिया है ना, तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपने सही फंड चुना है तो फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डैमेज है आपको नहीं होगा। सही फंड्स कैसे देखते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार अपन इसमें और चेक कर लेते हैं। तो अब दोस्तों इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि किस तरह से स्मॉल कैप्स चलते हैं गिरते हैं। गूगल पे चार्ट आपको मिलेगा नहीं, स्क्रीनर पर जो मिल रहा है वो 2006 समथिंग से कुछ से है। मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट बताऊंगा जब से स्मॉल कैप आए हैं इंडिया में इंडेक्स, ठीक है। सो 2004 मई जनवरी 2008, ठीक है, ये जो फेज था ना इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी बनी। यहां पे क्या है, कैसे रिटर्न्स बने आप देख सकते हैं, 4 से लेकर 8 तक 8 गुना हो गया था इंडेक्स। सीएजीआर की बात करें तो सीएजीआर थे 76% के, तो बहुत ही बड़ी तेजी बनी। जो आप अभी देखते हो ना कि 25-30% सीएजीआर, कभी 40% दिख रहे थे, फिर मैंने आपको कहा था कि ये उम्मीद मत करो उससे, क्योंकि ये सब खराब हो जाएगा, सीएजीआर सब निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि कुछ साल तक नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 78% के सीएजीआर थे 4 से लेकर 8 तक। स्मॉल कैप का नेचर क्या होता है, छोटे होते हैं साइज में, लिमिटेड फ्री फ्लोट होता है, यानी मार्केट में स्टॉक कम अवेलेबल होते हैं। तो अगर इन्वेस्टर जो एफआईज होते हैं ना वो बड़े अमाउंट के साथ में इन्वेस्टिंग करते हैं, ऑब्वियस है, तो उन कम अवेलेबल स्टॉक के अंदर एक एक ऐसी डिमांड क्रिएट होती है जिसकी सप्लाई काफी कम है और बहुत तेजी से चलते हैं। आप देख सकते हैं जब मनी फ्लो होता है तो ये बहुत तेजी से चलते हैं, बट बहुत बड़ी तेजी आने के बाद में ये लंबे पीरियड तक कोई रिटर्न्स आपको नहीं देते हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि फिर ये ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और फिर ये नहीं चलते हैं कई सालों तक, फिर ये अंडर वैल्यूड होते हैं, फिर वापस से वो साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अब देखो यहां से हमने देख लिया 2008 तक का डेटा, आगे आते हैं 8 से लेकर 20 तक का डेटा देखते हैं जो मैंने आपको भी बताया। तकरीबन हम इसमें ले सकते हैं 12 साल का समय या 12.5 साल का समय। रिटर्न्स कितने बने 12 साल में? 3.5% के। ये किसी को नहीं पता है, सब म्यूचुअल फंड या जो स्मॉल कैप्स है उनके पीछे दीवाने हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता। इसलिए मैं आपको शुरू से कहता हूं कि लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट, मिड में मीडियम, स्मॉल में स्मॉल, ठीक है। तो ये दुनिया कहती है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजन होता है, ये लोगों को भी नहीं पता है। क्योंकि होता क्या है देखो अब इसके अंदर, कि जो भी इन्वेस्टर इस तेजी को देख के आए हैं या आए थे वो यहाँ पे अटक गए इतने टाइम तक। डेफिनेटली यहाँ पे फंड्स ने किया अच्छा परफॉर्म, अगर आपने सही फंड चुना होगा, ट्रैक करते रहे आप उसको, तो बीट किया है। लेकिन मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी ने ऐसा नहीं करा, लेकिन स्मॉल कैप्स ने ऐसा किया। अब लोग ये भी करते हैं ना, गलती करते हैं, जैसे मैंने कभी नहीं बोला आपको कि इंडेक्स फंड लेने चाहिए या फिर इंडेक्स के ईटीएफ लेने चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बोलता हूँ, उसके पीछे का ये रीजन, अभी लोगों को पसंद आ रहा है निफ्टी, इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, देखो खरीद सकते हैं, कोई बेचना मत मेरे कहने से या डराने से, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है इंडेक्स में कुछ खास ऐसा रहता नहीं है मेरा, क्योंकि डेटा मैंने देख रखा है और ये डेटा आपके सामने है, ठीक है। हो सकता है ऐसे आगे ऐसा नहीं हो, बट पहले ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज आपके सामने है। अब देखिए एक पूरा डेकेड यानी 10-12 साल खराब गया, उसके बाद में क्या होता है 2020 में वापस से वो साइकिल आती है। 2017 में जैसे मैं मार्केट में देख रहा था, बुल मार्केट था, 18-19 कोई रिटर्न बने ही नहीं क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप काफी महंगे हो गए थे। 20 में क्रैश आया। अब क्या होता है 2020 से लेकर 26, 6 साल में 32% के सीएजीआर आ गए और 6 गुना हो गया। तो वो जो साइकिल थी ना वो वापस से चल पड़ी। अब नेक्स्ट क्या होगा, क्या वापस से ये डिप्रेशन वाला टाइम होगा या फिर नहीं, किसी को नहीं पता है, वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, देखेगी चीजों को कि कैसी चीजें प्ले करती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग कंडीशन चाहिए हाई रिटर्न्स की, यानी आपने इन्वेस्टिंग की और उसके बाद से आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाए, अगर आपको वो चीज चाहिए ना, तो फिर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ नो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स के बाद में इन्वेस्ट करना है, जो लोगों ने 20 में किया, गलती से किया, कैसे भी किया, बट हाँ ये ट्रुथ है।
और स्टार्टिंग कंडीशन फॉर पुअर रिटर्न्स, यानी आपने खरीदा और स्टार्टिंग में आपको बहुत ही खराब रिटर्न्स बनेंगे, वो जब होता है जब लॉन्ग पीरियड ऑफ हाई रिटर्न्स पीछे आ चुके होते हैं। क्या पता अपन इस फेज के अंदर ही हो, क्या पता ये 6 गुना से 7-8 गुना होना हो, लेकिन डेफिनेटली एक डिप्रेशन वाला टाइम आएगा। वो चीज मैंने आपको काफी पहले बता दी थी, फंड्स में भी सब जगह। ठीक है, तो उस चीज से अपने को अपडेटेड रहना है या फिर उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, वो सब चीजें आपको समझनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट करते हैं, स्मॉल कैप्स को बीट करते हैं। अगर आपने क्वालिटी फंड्स चूज कर रखे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आपको इंडेक्स डरा रहा था। एग्जाम्पल कॉन्ट अच्छा फंड है, मैनेजर्स काफी अच्छे हैं इसके, काफी अग्रेसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्न रेट है, यानी बहुत जल्दी से स्टॉक खरीदते बेचते हैं, ज्यादा होल्ड नहीं करते। जब इनको समझ में आता है कि यहाँ पे पैसा बनेगा तो ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टॉप क्लास मैनेजर है इसके अंदर, बट काफी अग्रेसिव है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम निपॉन को देख लेते हैं, इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी फंड काफी अच्छा है। बंधन अभी अच्छा करा है काफी ज्यादा, और डीएसपी स्मॉल कैप, देखिए बहुत सारे फंड्स हैं जो क्वालिटी फंड्स हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, जो भी अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ी थी जी, इसमें क्या था, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होती है और फिर करेक्शन होता है बड़ा, उसके बाद में फिर अंडर वैल्यूड होती है स्टॉक्स, उसके बाद में तेज होता है। सो सारा खेल किसका है, वैल्यूएशन का है। तो हम अच्छे फंड्स को चूज करने में क्या कर सकते हैं, अच्छे फंड्स जो पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दे चुके हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। उस फंड्स के अंदर फिर अपने को ये चेक करना है कि किसकी वैल्यूएशन कितनी है और किसके कैसे रेशियोज है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसमें 87% इक्विटी है, कैश है, चलो ठीक है। अब लोग कैश मतलब फंड मैनेजर कैश को रखना शुरू कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, आगे चल के टाइम मिलेगा, खरीदारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखें तो इसमें बीटा कितना है, 0.9। बीटा मतलब होता है आपकी वॉलेटिलिटी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में ये कितना वॉलेटाइल है। अगर ये 1 से नीचे है ना, तो इसका मतलब इंडेक्स के कंपैरिजन में ये कम वॉलेटाइल है, इंडेक्स के आसपास वॉलेटाइल है। अल्फा मतलब होता है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में कितने रिटर्न्स दिए। तो बीटा जितना कम हो उतना अच्छा, यानी वॉलेटिलिटी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। इंडेक्स के कंपैरिजन में, स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में बात करो, निफ्टी के कंपैरिजन में नहीं। अल्फा जितना ज़्यादा उतना अच्छा, क्योंकि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं जिसका अल्फा ज़्यादा होता है, या फिर जिसने रिटर्न ज़्यादा दिए होते हैं ना उसका अल्फा ज़्यादा दिखता है। ठीक है, अल्फा बाद में आता है, रिटर्न्स पहले आपको अच्छे देने होते हैं। सो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कंडीशन अच्छी है, बीटा कम है, अल्फा ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी कम थी, रिटर्न्स ज़्यादा मिल गए। इंडेक्स के कंपैरिजन में आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जहाँ पे स्मॉल कैप का इंडेक्स महंगा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, वहाँ पे इसने ऐसी कंपनीज खरीद रखी है जिसमें 15 का पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। सो यहाँ पे हम अगर फंड मैनेजर को फीस दे रहे हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड मैनेजर अच्छा काम करे। सो यहाँ पे काम अच्छा कर रखा है, इस वजह से अल्फा ज़्यादा आया और रिटर्न्स अच्छे बने। ठीक है, एक और फंड देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये बेचना है आपके पास में हो तो। एग्जाम्पल एक्सिस का, इसने भी डेट रखा हुआ है, कैश रखा हुआ है, आगे जब भी कोई करेक्शन आए उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीटा ठीक है लेकिन अल्फा कम है। जहाँ पे 10 का अल्फा था, यहाँ पे जस्ट 1.6 का है, यानी इसने इंडेक्स को बीट तो किया है लेकिन बहुत ही कम मार्जिन के साथ में, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीट किया था। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन कम है और यहाँ पे 27 का पी है। ठीक है, तो हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी फंड की वैल्यूएशन कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, लेकिन एक बार ढंग से फंड मैनेजर को आपको देखना होता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। और यही सबसे अच्छी बात है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो उस फंड मैनेजर ने कितनी वैल्यूएशन वाली कंपनी रखी हुई है, तो वो सब चीज़ें देखनी होती है। और एक फंड की जगह 2 फंड कई लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स रखना बेवकूफ़ी होती है। क्यों होती है, आगे चल के उसको चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे कभी और। बाकी जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आपका पर्सनल पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का, तो उसके अंदर भी आपको प्रिपेयर है कि चलना है, कि ऐसा नहीं कि आपने सारे स्मॉल कैप रख ली हो, क्योंकि ये चीज़ साइकिल के हिसाब से काम करती है। 2004 से अभी तक की साइकिल में आपको बता चुका हूँ। इतने बड़े झटकों से कैसे बचना है, वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वैल्यूएशन का खेल होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ।
बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इसी तरह से और वीडियोस आपको देखने तो सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियो को मिस मत करना, नैस्डैक और यूएस मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। बाकी कल के वीडियोस को भी आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।